आज जिस विषय पे हम लोग चर्चा करेंगे वह विषय है क्रिटिसिज्म ऑफ सिज्विक्स रेशनल यूटिलिटेरियनिज्म। हेनरी सिज्विक का जो बौद्धिक उपयोगितावाद है, उस बौद्धिक उपयोगितावाद पर हम लोग आज आलोचनात्मक दृष्टि जो है डालेंगे। लेकिन आलोचनात्मक दृष्टि डालने से पूर्व हम लोग पिछले व्याख्यान में ये देख चुके हैं कि हेनरी सिज्विक की बौद्धिक उपयोगितावाद जर्मी बेंथम और जॉन स्टुअर्ट मिल के उपयोगितावाद से किन बातों में भिन्न है और किन बातों को लेकर के अग्रसर होती है। दूसरी बात जो स्पष्ट करने योग्य है वो ये है कि सर्वार्थ मूलक नैतिक सुखवाद को सिद्ध करने के लिए हेनरी सिज्विक दो युक्तियों को देता है या दो युक्तियों का प्रयोग करता है। पहली युक्ति के बारे में चर्चा हम लोग विगत व्याख्यान में कर चुके हैं। एक दूसरी युक्ति जो महत्वपूर्ण है उस पर थोड़ी चर्चा और कर ली जाए, इसके बाद हम लोग उसके सिद्धांत पर क्रिटिकल व्यू जो है वो रखेंगे। मिल के विपरीत हेनरी सिज्विक जो सर्वार्थ मूलक उपयोगितावाद या सुखवाद को सिद्ध करने के लिए युक्ति देता है वह यह है कि वो सामान्य व्यक्तियों द्वारा मान्य नैतिकता के विश्लेषण पर आधारित है। यानी उसका दूसरा तर्क सामान्य व्यक्ति जिस नैतिकता को मानते हैं उन्हीं के विश्लेषण पर वो आधारित है। उसका मत है कि प्रचलित नैतिकता जिन नियमों का समर्थन करती है, यानी जो नैतिकता प्रचलन में है और प्रचलन में जिन नियमों का वो समर्थन करती है, उन सब के मूल में कहीं न कहीं जन सामान्य का सुख जो है वो निहित है। यानी प्रचलित नैतिकता जिन नियमों का समर्थन करती है उन नियमों के मूल में है क्या? हेनरी सिज्विक कहता है कि उनके मूल में जन सामान्य का सुख, यानी प्लेजर ऑफ ऑर्डिनरी और जनरल पीपल, ये है। उदाहरण के लिए हम कहें सत्य बोलो, अपना वचन पूरा करो, चोरी न करो, दूसरे को अनावश्यक कष्ट न पहुंचाओ इत्यादि। इन सभी नैतिक नियमों का मूल आधार यही उपयोगितावादी दृष्टि है। जब सामान्य व्यक्ति कभी कभी इन नियमों को अपवाद स्वरूप स्वीकार करता है तो इसका कारण भी यही होता है कि कुछ विशेष परिस्थितियों में इन नियमों का उल्लंघन करने से दुख में कमी तथा सुख में वृद्धि होती है। यदि कोई व्यक्ति किसी विशेष परिस्थिति में इन जन सामान्य नियमों का उल्लंघन करता है तो उस उल्लंघन के मूल में जो तथ्य है वो यह है कि इससे कहीं न कहीं दुख में कमी तथा सुख में वृद्धि होगी। प्रचलित नैतिकता के नियम संपूर्ण मानव जाति के दीर्घकालीन अनुभव का परिणाम है। यानी जो नैतिकता का प्रचलित नियम है ये एक दीर्घकालीन जो हमारी आनुभविक विरासत है, इस आनुभविक विरासत का ही परिणाम है।
और उसी के फल स्वरूप जो है यह उत्पन्न होता है। दूसरी बात, सिज्विक यह भी मानते हैं कि यद्यपि प्रचलित नैतिकता और उपयोगितावादी नैतिकता में संघर्ष के अवसर बहुत कम आते हैं, यानी हमारी जो प्रचलित नैतिकता है, जो जन सामान्य में प्रचलित है, और दूसरी ओर जो उपयोगितावादी नैतिकता है, इन दोनों के मध्य कॉन्फ्लिक्ट के अवसर जो है वो बहुत कम आते हैं। किंतु अगर मान लीजिए कि संघर्ष के अवसर आ गए, तो आते तो नहीं है, लेकिन आ गए तो प्रचलित नैतिकता को अस्वीकार कर उपयोगितावादी नैतिकता के अनुसार कार्य करना उचित होगा, ऐसा सिज्विक मानता है कि प्रचलित नैतिकता और उपयोगितावादी नैतिकता, पहली तो बात तो यह है कि कॉन्फ्लिक्ट है नहीं, लेकिन अगर ये मान लिया जाए कि कॉन्फ्लिक्ट हो गया तो वो कहता है कि प्रचलित नैतिकता को हमें अस्वीकार कर देना चाहिए और उपयोगितावादी नैतिकता के अकॉर्डिंग जो है हमें फिर बिहेवियर करना चाहिए। सिज्विक स्वार्थमूलक नैतिक सुखवाद की सत्यता को भी स्वतः सिद्ध मानता है। सर्वार्थमूलक नैतिक सिद्धांत की सत्यता को स्वतः सिद्ध मानता है और स्वार्थ मूलक नैतिक सुखवाद की सत्यता को भी स्वतः सिद्ध मानता है। उसके अनुसार आत्म प्रेम का स्वतः नियम है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने सुख के उद्देश्य से प्रेरित होकर के कर्म करने चाहिए। यानी स्वार्थवादी सिद्धांत का जो मूल पक्ष है वह है आत्म प्रेम, और आत्म प्रेम का मतलब यह है कि हमें अपने सुख के लिए प्रेरित होकर के कर्म करने चाहिए। अपने विवेक तथा अपनी अंतः प्रज्ञा द्वारा हम ये जानते हैं कि हमें अपने हित तथा सुख का ध्यान रखना चाहिए। यानी हमें अपने हित तथा सुख का ध्यान रखना चाहिए। ये कैसे पता चलता है? इसके लिए सिज्विक कहता है कि इसका आधार जो है या तो मनुष्य का विवेक है या तो मनुष्य की अंतः प्रज्ञात्मक शक्ति है। इसके आधार पर हम ये जानते हैं। अधिकतर सामान्य लोग इसको स्वतः सिद्ध मानते हैं कि प्रत्येक मनुष्य को स्वतः अपने सुख की वृद्धि के लिए प्रयास करना चाहिए। अब प्रत्येक मनुष्य को स्वयं अपने सुख की वृद्धि के लिए प्रयास करने चाहिए। तब प्रश्न ये उपस्थित होगा कि व्यक्ति का यह विवेक पूर्ण आत्म प्रेम स्वार्थमूलक सुखवाद के विरुद्ध नहीं है, क्योंकि स्वार्थमूलक सुखवाद तो व्यक्ति को स्वार्थी मानता है, और दूसरी ओर हम विवेक पूर्ण आत्म प्रेम की बात कर रहे हैं। इसके उत्तर में सिज्विक का यह कहना है कि नहीं, इसमें कोई विरोध नहीं है, क्योंकि मनुष्य में दूसरों के सुख की अपेक्षा अपने सुख की वृद्धि करने की कहीं अधिक क्षमता होती है। यानी हम दूसरों के सुख में वृद्धि करने की अपेक्षा अपने सुख में वृद्धि करने की क्षमता कहीं अधिक रखते हैं। विवेकपूर्ण आत्म प्रेम से सिज्विक का अभिप्राय यह है कि मनुष्य को वर्तमान क्षणिक एवं तीव्र सुख के स्थान पर भविष्य में प्राप्त हो सकने वाले अपेक्षाकृत अस्थायी सुख को ही महत्व देना चाहिए। यानी तीव्र और अस्थिर सुख के अपेक्षा हमें भविष्य में अस्थायी और उस अस्थायी जो ऐसा सुख काफी समय तक टिक सके, उस सुख पर हमें ध्यान देना चाहिए। अब जिस क्षणिक सुख के बजाय अस्थायी सुख की बात
हेनरी सिजविक कर रहा है, यदि इस पर हम ध्यान दें तो यहां हेनरी सिजविक सेरेनेक्स के स्थूल इंद्रिय परक सुखवाद को अस्वीकार करता है और एपिक्यूरस के परिष्कृत स्वार्थमूलक नैतिक सुखवाद का समर्थन कर रहा है। यानी सेरेनेक्स के स्थूल इंद्रिय परक सुखवाद को अस्वीकार करते हुए सिजविक एपिक्यूरस के परिष्कृत स्वार्थमूलक नैतिक सुखवाद को स्वीकार कर रहा है। इस प्रकार सिजविक जो है अपने बौद्धिक उपयोगितावाद को अंतःप्रज्ञावाद, सर्वार्थमूलक नैतिक सुखवाद और स्वार्थमूलक नैतिक सुखवाद, इन तीन सिद्धांतों की सत्यता को स्वतः मानकर इन्हें समान रूप से उचित एवं बुद्धि संगत नैतिक सिद्धांत के रूप में स्वीकार करता है और इन्हीं के आधार पर अपने बौद्धिक उपयोगितावाद की स्थापना करता है। अब ये स्पष्ट हो गया कि जिसे हम सिजविक की बौद्धिक उपयोगितावादी दृष्टि कह रहे हैं या जिसे बौद्धिक उपयोगितावादी सिद्धांत कह रहे हैं, वह सिद्धांत क्या है। अब बौद्धिक उपयोगितावाद की क्या कमियां हैं, इसकी क्या आलोचना हो सकती है, अब मैं आप सभी का ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहूंगा और उसमें जो पहला बिंदु उपस्थित होता है वह यह कि सिजविक द्वारा किया गया उपर्युक्त नैतिक सिद्धांतों का समन्वय, यानी अंतःप्रज्ञावाद, स्वार्थमूलक नैतिक सुखवाद और सर्वार्थमूलक नैतिक सुखवाद का समन्वय कहाँ तक उचित है और कितना युक्ति संगत है। सिजविक wrongly holds that pleasure or happiness is the ultimate good, that pleasure alone has intrinsic value. The ultimate good cannot be pleasure because it cannot satisfy a rational being. Other things is that Sidgwick's rational utilitarianism is an incoherent blending of hedonism with rationalism, utilitarianism with institutionalism. He fails to recognize knowledge and virtue as intrinsic good because he wrongly assumed that there are no other elements in consciousness besides feeling, or that knowing and willing do not possess ultimate value. यानी स्पष्ट है कि सिजविक द्वारा किया गया ये सिंथेसाइजेशन कितना उपयुक्त है और कितना नहीं। यह सत्य है कि उपयोगितावाद को मनोवैज्ञानिक सुखवाद के स्थान पर अंतःप्रज्ञावाद पर आधारित मानकर सिजविक ने बेंथम और मिल की अपेक्षा इस सिद्धांत को अधिक बौद्धिक आधार प्रदान करने का प्रयास किया। यानी ये स्पष्ट है कि बेंथम और मिल अपने उपयोगितावाद को मनोवैज्ञानिक सुखवाद के आधार पर स्थापित करते हैं, जबकि सिजविक मनोवैज्ञानिक सुखवाद को अस्वीकृत कर अंतःप्रज्ञावाद के आधार पर स्थापित करता है और उसकी यह स्थापना कहीं न कहीं
बेंथम और मिल के अपेक्षा अधिक युक्ति संगत आधार को प्राप्त करती है, किंतु वे स्वार्थ मूलक सुखवाद तथा सर्वार्थ मूलक सुखवाद, इन दो विरोधी सिद्धांतों का समुचित एवं संतोषप्रद समन्वय करने में सफल नहीं हो सके। यानी सिज्विक स्वार्थ मूलक नैतिक सुखवाद और सर्वार्थ मूलक नैतिक सुखवाद का समन्वय करने में असफल सिद्ध हुआ। वे इन दोनों सिद्धांतों की सत्यता को समान रूप से स्वतः सिद्ध मानते हैं। सिज्विक सर्वार्थ मूलक नैतिक सुखवाद को भी स्वतः सिद्ध मानता है और स्वार्थ मूलक नैतिक सुखवाद को भी स्वतः सिद्ध मानता है, परंतु यह सिद्धांत एक दूसरे के विपरीत है। यानी स्वार्थ मूलक नैतिक सुखवाद और सर्वार्थ मूलक नैतिक सुखवाद, ये दोनों एक दूसरे के विपरीत है। सर्वार्थ मूलक नैतिक सुखवाद के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को केवल अपने सुख के लिए समस्त कर्म करने चाहिए और दूसरे के सुख को तभी महत्व देना चाहिए जब इससे अपना सुख प्रभावित हो। इसके विपरीत सर्वार्थ मूलक सुखवाद ये कहता है कि विश्व में अधिकतम सुख की उत्पत्ति ही प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है और इसके लिए यदि उसे अपने सुख की भी तिलांजलि देनी पड़े तो वह उस सुख का जो है त्याग कर दे या तिलांजलि दे दे। अब इन दोनों सिद्धांतों में से एक सिद्धांत का समर्थक हमारे जिस कर्म को उचित मानेगा, वही दूसरे सिद्धांत का समर्थक हमारे उसी कर्म को अनुचित मानेगा। यानी स्वार्थ मूलक सुखवादी यदि हमारे कर्म को उचित मानेगा तो सर्वार्थ मूलक सुखवादी हमारे उसी कर्म को क्या कहेगा? अनुचित कहेगा। ऐसी स्थिति में स्वार्थ मूलक नैतिक सुखवाद तथा उपयोगितावादी दृष्टिकोण, इन दोनों विरोधी सिद्धांतों की सत्यता को समान रूप से स्वतः सिद्ध मानना तर्क संगत प्रतीत नहीं होता है। यानी सर्वार्थ मूलक नैतिक सुखवाद और स्वार्थ मूलक नैतिक सुखवाद दोनों समान है, ऐसा मानना जो है तर्क संगत सिद्ध नहीं होता। अब स्वार्थ मूलक नैतिक सुखवाद और सर्वार्थ मूलक नैतिक सुखवाद में जो द्वंद्व होता है, उस द्वंद्व को हेनरी सिज्विक ने व्यवहारिक बुद्धि का द्वैत कहा, किंतु वह इन दो परस्पर विरोधी सिद्धांतों के समन्वय का कोई संतोषप्रद उत्तर या उपाय नहीं बता सका कि स्वार्थ मूलक सुखवाद को अस्वीकार किए बिना सर्वार्थ मूलक सुखवाद का युक्ति संगत रूप से कैसे समर्थन किया जा सकता है। कि हम बिना स्वार्थ मूलक सुखवाद को अस्वीकार किए बिना सर्वार्थ मूलक सुखवाद को कैसे स्वीकार करें, इसका क्या उपाय है? हेनरी सिज्विक इसका कोई युक्ति संगत उपाय नहीं बताता है। बजाय इसके कि वो स्वार्थ मूलक सुखवाद और सर्वार्थ मूलक सुखवाद दोनों को समान रूप से स्वतः सिद्ध मानता है। इसके अतिरिक्त हेनरी सिज्विक के बौद्धिक उपयोगितावाद पर यदि हम विहंगम दृष्टि डालें तो एक और जो अन्य कमजोरी या असंगति उसके सिद्धांत में देखने को मिलती है, वह यह है कि केवल सुख के आधार पर मनुष्य के कर्तव्यों को ठीक ठीक निर्धारित करना संभव नहीं है। यदि हम केवल सुख को ही आधार मानते हैं तो किसी मनुष्य के कर्तव्य का ठीक ठीक निर्धारण करना संभव नहीं है, क्योंकि सुख की मात्रा को मापने तथा विभिन्न व्यक्तियों के भिन्न भिन्न सुखों को ठीक ठीक तुलना करने का कोई निश्चित और पूर्णतया संतोषजनक उपाय हमारे पास नहीं है। अब ये
मिल बेंथम के अतिरिक्त सिजविक की जो बौद्धिक उपयोगितावादी दृष्टि है, उस दृष्टि की ये कमियां हैं। अब क्या इन कमियों के बावजूद उपयोगितावादी यह दृष्टिकोण हमारे सामान्य कर्मों के निर्धारण में कुछ कारगर सिद्ध हो सकती है या नहीं? यदि हम एक समन्वयात्मक दृष्टि डालें तो ऐसा जान पड़ता है कि इन तमाम कठिनाइयों के बावजूद व्यवहारिक जीवन में इस उपयोगितावादी सिद्धांत के महत्व को हम अस्वीकार नहीं कर सकते। प्रायः सभी कानून तथा नैतिक नियम मुख्यतः उपयोगितावाद को ध्यान में रख कर के ही बनाए जाते हैं और इसी कारण सामान्य परिस्थितियों में सभी मनुष्यों को इसके अनुसार ही आचरण करने के लिए वो प्रेरित करते हैं। हम अपने दैनिक जीवन में भी अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम हित के आधार पर ही मानवीय कर्मों का मूल्यांकन करते हैं। इस प्रकार स्पष्ट होता है कि तमाम विसंगतियों के बावजूद भी उपयोगितावाद मानवीय कर्तव्य के निर्धारण में एक सीमा तक कारगर या सहायक सिद्ध हो सकता है। यानी उपयोगितावाद की कुछ अपनी सीमाएं हैं, उन सीमाओं के बीच यह कहीं न कहीं अपनी तमाम विसंगतियों के बावजूद सार्थकता सिद्ध करता है। तो उपयोगितावादी दृष्टिकोण के अंतर्गत अब तक हम लोगों ने जेरेमी बेंथम, जॉन स्टुअर्ट मिल और हेनरी सिजविक के उपयोगितावादी दृष्टिकोण की क्या मेरिट रही, क्या डिमेरिट्स रही, इसके बारे में चर्चा किए। अब चर्चा की अगली कड़ी में एक दूसरे नैतिक सिद्धांत के साथ हम लोग उपस्थित होंगे, जिस पर चर्चा अगले व्याख्यान में की जाएगी। आज का व्याख्यान यहीं तक। बहुत बहुत धन्यवाद।